जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स आ गए हैं, दैट्स ग्रेट। चलें जी फिर आगे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉरवर्ड लेकर चलते हैं जी। 6572 है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन 2। ये वाला सब्जेक्ट है जी जो मुझे असाइन किया गया है। मेरा नाम उमर शुजात भट्टी है और बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट जी, रिसर्चर एंड डिज़ाइनर। आई सर्व इन इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा प्रोफाइल है जी। बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम 2011 कॉमसेट से किया हुआ है। उसके बाद एमपीएम मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, पीजीडी है एनवायरमेंटल डिज़ाइन में ओपन से, एमएस फिर एनवायरमेंटल डिज़ाइन में, एमएस दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ज़ेबिस से किया था जी। पीजीडी ईएलएम 2021 में लास्ट ईयर मैंने कंप्लीट किया था। दैट वाज एन एडिशनल डिग्री टुवर्ड्स एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। एट द मोमेंट आई एम परसुइंग माय पीएचडी एनवायरमेंटल साइंसेस नेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। Over here in Islamabad Open University, I'm working as a research associate. At AIOU, I'm a visiting faculty member at Islamic University, ComSat, CCOS, with a number of other universities. Small introduction जी। आपकी बुक से ही मेजरली चीज़ें मैंने जो है वो ली हुई हैं। मेरा क्योंकि प्रोजेक्ट के साथ जो एक्सपोजर है वो थोड़ा फ़र्क किस्म का है। बीइंग एन आर्किटेक्ट, बीइंग अ डिज़ाइनर एंड अ रिसर्चर, हम लोग डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ये मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, बाज़ औक़ात साइमल्टेनियसली साथ चल रही होती हैं। सो वी हैव टू लुक इनटू दीज पैरामीटर्स। इसको लेकर थोड़ा सा चलते हैं एंड आई होप कि आपको स्लाइड भी नज़र आ रही होगी और पढ़ी भी जा रही होगी। So project management definition क्या है जी? Which is defined as managing and directing time, material, personal labor and cost to complete a project in an orderly, economical manner and to meet the established objectives of time, cost, technical and or service results. So basically project क्या है जी? Project management एक skill set कहलाता है, ठीक है जी? Manage how you manage the project. Manage means how you are going to. अगर हम pure management की definition देखते हैं तो it is application of knowledge, tools, skills and your baseline factors related to the protocols to ensure कि आप जो line of action device करते हैं उसको complete कर सकें, उसको आगे लेकर चल सकें। ठीक है जी। तो project management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to project activities जो आपने बनाई होती हैं in order to meet or exceed the stakeholder needs and expectation from project, कि जो baseline किया है आपने, जो approve करवाया है, जो line of action बनाया, आप उसको complete कर सकें और जो targeted outcomes है उसको achieve कर सकें। So this definition not only emphasizes, मैं साथ साथ पढ़ूंगा भी जी और बयान भी करूंगा। I hope it is okay to you. That is how I usually work, के पढ़ भी देता हूँ एक दफ़ा कि आपके गोश गुजार हो जाए जो लिखा हुआ है वहाँ पर, और बाज़ एरियाज़ के अंदर मैं पढ़ता नहीं हूँ, सिर्फ उसको डिस्कस करता हूँ कि वो इस किस्म की डिटेल होती है जो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट खुद भी देख लें। ठीक है जी। तो डेफिनेशन जो एम्फसाइज कर रही है, इट इज यूजिंग स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स बट आल्सो स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है हमारा। Must not only strive to meet specific scope, time, cost and quality goals of the project, they must also facilitate the entire process. ठीक है जी। entire process means कि जो आपका आउटकम है या जो वैल्यू एडिशन है प्रोजेक्ट की, उसको टारगेट करने की कोशिश होती है कि वो अचीव हो सके। They must also facilitate the entire process to meet the needs and expectations of the people involved in or affected by project activities. A successful project using the project management approach will consist of 3 major stages जी। अब ये बुक क्योंकि थोड़ा सा पुराना लिखा गया था, हम इसको 5 स्टेजेस में आज देखते हैं, लेकिन क्योंकि मैं फॉलो बुक को कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ वो 3 स्टेजेस डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर जो नया जो मैकेनिज्म है वो भी आपको दिखा भी दूंगा, डिस्कस भी करूंगा। सबसे पहले जी प्लानिंग है। तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट वर्क हैज टू बी डन including identifying the individual activities, necessary resources, then developing a plan of action in a logical order that can be displayed graphically as a project planning diagram. Line of actions, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। तो उसकी बेसिस के ऊपर जब हम चल रहे होते हैं, we baseline and we establish what is required, what is needed, how it can be done, how it can be managed. All of those parameters, aspects are existing and have to be taken forward. ठीक है, it's a line of action, logical order जो आपने बनाया होगा, उसकी बेसिस पे हम इसको लिखेंगे। जो सेकंड है दैट इज स्केड्यूलिंग। स्केड्यूल का लफ्ज हम लोगों ने सुना है जी, होता क्या है, कोई बता सकते हैं? SCHEDULE। स्केड्यूल भी कहते हैं, शेड्यूल भी कहते हैं, दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। आप कोई भी एक यूज करेंगे समझ में आ जाएगा है क्या चीज, लेकिन होता क्या है, व्हाट इज अ स्केड्यूल? स्केड्यूल मींस इट्स अ सेट ऑफ एक्टिविटीज इंटर रिलेटेड होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा जी। वन ऑफ द कीवर्ड्स इज इंटर रिलेटेड, कि
आपने बेसलाइन करना होता है, एक एक्टिविटी खत्म होने पे दूसरी एक्टिविटी ने शुरू होना, या उनकी कोई रिलेशनशिप हो गई या उनकी कोई डिपेंडेंसी होगी, तो इस चीज को ज़हन में रखिएगा. सो स्केड्यूलिंग मींस relating the things individually. When the work activities need to be done, this stage detail the time allowed for the project and each activity when they are to be started and completed, और हम कैसे उनको आगे लेकर चल रहे हैं, आगे फॉरवर्ड लेकर चलेंगे. Controlling means monitoring or tracking progress of the project as it's get underway. That means जब वो execution में आ गया. Analyzing the performances, then resolving concerns. It also manages status reporting and allied factors, जिसकी बेसिस के ऊपर आप एनालाइज करते हैं कि ये कैसे हो रहा है. अच्छा, ये तो हो गया जी हमारी जो बुक की डेफिनेशन है. ठीक हो गया. इससे पहले मैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर चला जाऊं, मैं आपको बताऊंगा जो रिसेंट एक इंस्टीट्यूशन है जी जिसको कहते हैं PMI, which is referred to as प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन. इसका हेडक्वार्टर है जी बॉस्टन में. I am one of its members. PMI कहलाता है. So though I am not a PMP yet, project management professional, but I am one of their members and affiliate members. तो ये डिफाइन करता है 5 मेजर स्टेप्स इन एनी प्रोजेक्ट, जिसको हम प्रोसेस ग्रुप्स भी कह सकते हैं. नंबर 1 इज इनिशिएशन, नंबर 2 इज प्लानिंग, नंबर 3 इज एग्जीक्यूशन, नंबर 4 is क्या कहते हैं इसको, monitoring and evaluation. And number 5 here we have closing. तो जो यहाँ पे प्लानिंग वाला का इनिशिएशन मीन्स कि प्लानिंग करने से पहले आपने इनिशिएट किया कि प्रोजेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, एक चार्टर एस्टैब्लिश करते हैं. प्लानिंग के अंदर फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एस्टैब्लिश करते हैं, उसको वेरीफाई करवाते हैं, वैलिडेट करवाते हैं. जब वो वेरीफाई हो जाता है तो देन यू गो फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन यू कीप ऑन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज टू इंश्योर दैट दे फुलफिल देयर पर्पस एंड जस्टिफाई इट, एंड इन द एंड यू ऑप्ट फॉर द क्लोजिंग. That is how we take things forward, and on the basis of that it is completed. और closing के through हम उस project को close कर रहे होते हैं. हम management practices को थोड़ा सा देखते हैं. Several significant management practices are instinctively used when applying project management methods. We require a number of modest understanding of these. Network analysis होता है जी, also called a graphic analysis. Shows the plan of action through the use of graphic diagram, के हम diagrams के through network एक create करते हैं activities का, ताकि समझ में आए कि हमने कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, पहले कौन सी आ रही है, दूसरी कौन सी है. Then management by objectives is basically a technique that defines objectives of any project and uses a disciplined method to measure performance against those objectives. ठीक है जी, ये project planning, controlling दोनों के stages में use होता है. और नेटवर्क एनालिसिस स्केड्यूलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है. देन वी हैव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, दैट सिग्नल्स द प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग मैनेजमेंट अटेंशन. स्टडीज इंडिकेट दैट मैनेजमेंट शुड बी इन्वॉल्व विद नो मोर देन 20% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट एट एनी वन टाइम. ठीक है जी, यूज एक्सटेंसिवली इन प्रोजेक्ट कंट्रोल के प्रोसेसेस के अंदर हम लोग इसको यूजुअली इस्तेमाल करते हैं. हम प्लानिंग के प्रोसेस को अगर देखते हैं तो इसमें जो टारगेटेड आउटकम्स होती हैं हमारी, वी हैव टू बेसलाइन दोज पैरामीटर्स. So when we talk of planning, or rather effective planning is obviously painful. Painful इस वजह से कि बड़ा rigorous process होता है. ठीक है, planning doesn't seem like real work, but actually that is the backbone of any project. कि अगर वो नहीं हुआ, if you don't plan, you plan, मतलब if you fail to plan, you plan to fail वाला हिसाब हो जाता है. कि अगर आपने प्लान नहीं किया कि आपने चीज़ों कैसे लेकर जाना है, तो इसका मतलब है आपने प्लानिंग कर लिया कि आपने फेल होना. That is how it works. So projects are always behind schedule. So we are tempted to skip planning so that we can get down to the real work of the project, which is wrong. Experience has shown that good planning can actually decrease the time required to complete a project, when taking the planning time into account. So planning reduces risk and increases productivity by 50%. We find it interesting that project teams do not have time to plan, but they do have time to do the work over again, which is wrong approach. We need to plan it first, and उसकी basis के ऊपर चीज़ों को आगे लेकर चलने की जरूरत होती है. Then we have goal orientation. Every project has some specific goals. ठीक है जी, वो goals जिसको वो achieve करने की कोशिश करता है. It is the agreement between the requester provider and the provider as to what to be accomplished from this project. कि आप मतलब deliverable क्या है, उस जिसकी बेसिस के ऊपर आपने इसको बेसलाइन करना है और आगे लेकर चलना. तो गोल जो उनसे हैं उनकी ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. उसका रीज़न ये होता है कि आपने के जो डिलीवरेबल्स हैं, जो आउटकम्स हैं, आपने इनको उसके साथ कोरिलेट करना होता है. तो गोल टेल्स अस where we are going, so that we get there we will know
once we are there. So in our project management life cycle, the goal is bounded by a number of objective statements. ठीक है जी. So these objective statements basically define कि हमारा purpose क्या था. Objective क्या होता है जी? याद रखिएगा जी, objective basically targets at what we want to achieve. ठीक है जी. इसके अंदर आप कह सकते हैं जी rational, purpose, logic, रीजन, ये तमाम चीजें जो होती हैं ना, ये बेसिकली क्या है जी, ये आपका ऑब्जेक्टिव है. वो ये डिफाइन कर रही होती हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है. कि मतलब अगर आपके पास 10 प्रोजेक्ट है और उस 10 में से आपने एक प्रोजेक्ट को चूज किया, तो ऐसा क्यों किया. वो रैशनल, वो लॉजिक, वो पर्पस, वो रीजन बताता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है आपका, कि ये प्रोजेक्ट क्यों प्रायोरिटाइज हो रहा है. सो वी हैव टू बेसलाइन दिस. ये ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्टेटमेंट्स की फॉर्म में होते हैं जो लिखे हुए होते हैं, and they can be quantified. These objective statements clarify the boundary of the goal statement scope towards the scope of the project. They become the framework within which the entire project planning process is conducted. ठीक है जी. ये वो होते हैं जिनको अचीव करने के लिए हमने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया, जिसकी वजह से हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया, हमने प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज किया. दैट इज व्हाई अ प्रोजेक्ट एग्जिस्ट. हम चलते हैं जी टीम वर्क. टीम वर्क हमें क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर टीम्स ने काम करना होता है, इंडिविजुअल नहीं होता. Teams do the projects. We have to escape the notion that an individual is simply responsible for the success or failure of the project. No, project manager is usually on the forefront to answer, but he is answerable for their project. But on the contrary, it's the whole team who has to work together to ensure that you are successfully completed. True, you can point the examples in which the efforts of an individual brought the project to successful completion. Direction उसने दी है, guide उसने किया, establish उसने किया, but these are rare events. बहुत कम होता है कि एक बंदा मिल अकेला प्रोजेक्ट करो, ऐसा नहीं हो सकता. और आजकल के दौर में तो इट्स वेरी रेयर, बहुत मुश्किल. In contemporary organization, the project team is often cross-functional and spans organizational boundaries. इसमें multiple dimensions, multiple disciplines के लोग होते हैं, और उसकी बेसिस पे चीज़ों को हम आगे लेकर चलते हैं. Alright जी. Now, when we talk of advantages of project management, इससे पहले मैं advantages पे जाऊँ, मैं पूछना चाहूँगा why does project exist even? ठीक है, advantages तो बाद में आएंगे. Why does any project exist? Exist ही क्यों करता है जी? और जी, हम प्रोजेक्ट्स को याद रखिएगा, इनिशिएट कहाँ से होते हैं? ऑपरेशन से. ये ध्यान में रखिएगा. ऑपरेशंस मींस ऑनगोइंग टास्क, डेली जिसकी बेसिस पे चीजें चल रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, अपना काम चला रही हैं. वहाँ पर गैप्स आ रहे होते हैं. रिसर्च का गैप आ सकता है, एफिशिएंसी का गैप आ सकता है, इंप्रूवमेंट का गैप आ सकता है, अपग्रेडेशन का गैप आ सकता है, एक्सपेंशन का गैप आ सकता है. इन गैप्स को रिजॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया जाता है. प्रोजेक्ट इज बेसिकली अ टेम्पररी एंडेवर जी. ये प्रोलॉन्ग नहीं होता. एक स्टार्ट डेट है, एक एंड डेट है, और उस पर उसने खत्म हो जाना है. दैट इज द कोर एसेंस ऑफ एनी प्रोजेक्ट. वी हैव टू बेसलाइन दिस फैक्ट. तो ये ऐड करता है सिस्टम के अंदर वो वाले कंपोनेंट्स जो मिसिंग होते हैं, या जिनको अपग्रेड करना होता है, जिनको एवेल्युएट करना होता है, या जिनको हमने इंप्रूव करके बेहतर स्टांस या बेहतर डेफिनेशन की तरफ लेने. एनी टेम्पररी एंडेवर विद अ डिफाइंड डेफिनेट बिगिनिंग एंड एन एंड. बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है जी. तो एडवांटेजेस जो हमें आ रहे होते हैं, हम एग्जिस्ट इस वजह से करते हैं कि उन गैप्स को हमने रिजॉल्व करना होता है. एडवांटेजेस क्या है कि हमारे पास क्लियर पिक्चर ऑफ द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्म्स दैट इज रेडिली कम्युनिकेबल. ठीक है जी. प्रोजेक्ट के थ्रू it clearly shows responsibility of those participating in the project. It is credible aid to finalize new personnel on the details of the project. कैसे कैसे ऐड करते जाएंगे, क्या उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, क्या डेजिग्नेशंस होंगे, किस तरीके से वो चीज़ों को लेकर चलेंगे. It forces those participating in the project to think it through greater detail ताकि उसको अचीव किया जा सके. It provides a means of accountability by assigning those responsible for the specific activities that make up the project, which is necessary. It is an excellent way to define relationships among the major areas of responsibility. किसका क्या काम है, किसके साथ शेयर किया जाएगा, कौन डिफाइन करेगा, कैसे लेकर चलेंगे, कौन पहले टास्क पे काम कर रहा होगा, कौन बाद में कर रहा होगा, किसका काम कहाँ तक लिमिटाइज होगा और उसके बाद कैसे होगा. It addresses limits, promotes corrections to the project to meet changing or unpredictable condition. It evaluates strategies and objectives with the help of project planning diagrams and the computerized schedule to baseline कि जी वो कैसे complete होगा. It advances the professional development of the project team members through training and active participation ताकि वो तमाम on board हो, अपने टास्क को समझते हो, अपने काम को complete कर सकते हो. This is an overall recent kind of a thing जो कि आपकी बुक में शायद इस तरह से नहीं हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. Advantages आपको क्लियर हो रहे हैं, कि क्लैरिटी आ जाए, स्कोप डिफाइन हो जाए, पता लग जाए कि हमने क्या अचीव करना है, हमारा टारगेटेड आउटकम क्या है, हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम वहाँ पे क्यों मूव कर रहे हैं. All these things have to be there.
एंड विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स वी कैन बेसलाइन कि जी हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो हमें क्या आउटकम देगा, वो क्यों जरूरी है, उसका सक्सेसफुल होना क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी देयर। उसके पर्सपेक्टिव में हमने इस चीज को लेकर चलना है और उसको बेसलाइन करना है, दैट इज व्हाट इज नीडेड। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा गौर से देखिएगा जी, जो ये फिगर मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये वो स्टेज है एंट्री ऑफ द फेज या जिसको स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कह रहे हैं, जहाँ पे ऑपरेशन ने अपना काम रोका है और बोला है कि जी हमें एक इस किस्म का टारगेट चाहिए, हमने कोई मशीन लगानी है, कोई सिस्टम को अपग्रेड करना है, कोई फैसिलिटी डेवलप करनी है, कुछ भी करना है। तो वो कैसे होगा, वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू होगा। प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाएगा, ठीक है जी, उसका चार्टर एस्टैब्लिश होगा, नीड बेस्ड असेसमेंट होगी, फिजिबिलिटी स्टडीज बन रही होंगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होंगे, उसकी ओनरशिप एस्टैब्लिश होगी। ये करने के बाद प्लानिंग का प्रोसेस होगा और एग्जीक्यूशन, ये साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं और इस तमाम प्रोसेस को मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के थ्रू, एवेल्युएशन के थ्रू आप देख रहे होते हैं। और जब ये चीजें कंप्लीट होना शुरू हो जाती हैं तो आप क्लोजिंग के प्रोसेसेस में जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, इसमें रिस्क्स को हम मैनेज कर रहे होते हैं, इसमें प्रोक्योरमेंट को हम मैनेज कर रहे होते हैं, इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम देख रहे होते हैं, इसके अंदर हमने स्केजुलिंग को देखना होता है, इसमें हमने टाइमलाइंस को मैनेज करना होता है, इसके अंदर हमने स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना होता है, इसमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग ओवर हियर। वंस इट इज सक्सेसफुल देन वी गो फॉर द एग्जिट और द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, और यहाँ से वापस ऑपरेशंस का जो डिपार्टमेंट होगा जिसको हम हैंड ओवर कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट हमने बनाया, कोई प्रोडक्ट है, कोई रिजल्ट है, कोई आउटकम है, जो भी किए, वो वापस ऑपरेशंस के पास पहुंचती है और वो वहां से जो ये शुरू का फेज जहां पर कि उन्होंने रोक दिया था अपना काम के जी, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत थी, या उनका काम चल रहा है लेकिन एफिशिएंसी नहीं थी, अब वो एफिशिएंसी यहाँ पर सक्सेसफुली अचीव हो जानी चाहिए। क्लियर हो रहा है जी ये चीज? दिस इज द ओवरऑल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। यहाँ से स्टार्टिंग फेज है, ये प्रोजेक्ट ऑनगोइंग हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हुआ और वापस ऑपरेशंस के हवाले कर दिया गया। कुछ मेजर प्रोसेस ग्रुप्स हमारे पास आते हैं, जिस तरह से मैंने अभी आपको टेक्स्ट के अंदर भी लिख के दिया था जी, इनिशिएशन है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है, इवैल्यूएशन हो सकता है, एंड प्रोजेक्ट की क्लोजिंग। ये 5 मेजर वो ग्रुप्स आते हैं, ये प्रोसेस ग्रुप्स कहलाते हैं जी। ये आप इनको फेजेस भी कह सकते हैं इवन, ठीक है जी, फेजेस या प्रोसेस ग्रुप्स, इसकी बेसिस पे हम प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी की नॉलेजेबल एरियाज। ये वो नॉलेज एरियाज होते हैं जिसके लिए हमने चीज़ों को मैनेज करना होता है। वो ग्रुप्स हैं, प्रोसेस ग्रुप्स मींस फेजेस, और हर फेज के अंदर ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको हमने बेस लाइन करना होता है। इंटीग्रेशन मींस आप रिस्क को, स्केड्यूल को, स्कोप को, कॉस्ट, क्वालिटी, इन सबको इंटीग्रेटेड फॉर्म में लेकर चल रहे हैं, उनको मैनेज किया जाए। फिर स्कोप की मैनेजमेंट होती है, टाइम की है, कॉस्ट की है, क्वालिटी की है, ह्यूमन रिसोर्स की आ जाती है, कम्युनिकेशन की आ जाती है, रिस्क की मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट की है, स्टेक होल्डर, दीज आर ऑल डिफरेंट मैनेजमेंट एरियाज। वी हैव टू इंश्योर कि प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव में इन तमाम एरियाज को हमने टच डाउन करना है, इनको हमने साथ लेके चलना है, इनको हमने बेस लाइन करना है। जब तक हम इनको बेस लाइन नहीं करेंगे, इनके लिए प्लान नहीं करेंगे, इनको रिजॉल्व नहीं करेंगे, इनको आगे लेके नहीं चलेंगे, ये बहुत मुश्किल होगा कि हम इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। सो वी हैव टू बेस लाइन दीज थिंग्स, उसकी बेसिस पे हमने इसको आगे लेकर चलना होता है। अच्छा, इसमें अब मल्टीपल किस्म के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कलर्स के थ्रू उसको डिफाइन किया गया। नॉन असर्टिव और असर्टिव इस तरफ आ रहे हैं जी, जो वर्टिकल एक्सिस है। टास्क ओरिएंटेशन या सेल्फ कंटेंड और रिलेशनशिप या ओरिएंटेशन ओपन बेस्ड जो है वो ये राइट हैंड साइड पे आ रही है, ये एक्सिस पर जी। नॉन असर्टिव के पर्सपेक्टिव में हम ग्रीन को देखते हैं तो टाइम बैलेंस्ड, लॉजिकल और प्रिपेयर्ड, रिस्पेक्टफुल ऑफ रूल्स, स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्रिसाइज होता है जी। जब हम ब्लू की तरफ आ रहे हैं तो वो प्लेजेंट है, बी नॉन असर्टिव, बी सेल्फलेस, बी सपोर्टिव ऑफ योर फीलिंग्स, बी सिंसियर, ये पैरामीटर्स आ रहे हैं जी आपके पास। फिर ओपन रिलेशनशिप के फॉर्म के अंदर जब हम नॉन असर्टिव तो वो फ्लेक्सिबल होता है, क्विक पेस्ड होता है, पॉजिटिव है, जेनरस है, सपोर्टिव होता है। एंड देन वी हैव गॉट लाइक सेल्फ टास्क ओरिएंटेड, जो कि हाई रेड जोन के अंदर आ जाता है, व्हिच इज बी प्रैक्टिकल, बी ब्रीफ, you have to be very assertive, to be the point and be supportive of your goal. So these are different methodologies. हम इनसे अगर थोड़ा सा हटते हैं और वापस आपकी बुक की तरफ आते हैं, ये कुछ recent mechanisms थे। जो बुक आपकी मुझे बता रही है वो ये है कि the project appraisals applies determination of the worth of a project as an investment proportion. अब ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि हम जो टाइम, जो रिसोर्सेज, जो मॉनेटरी फंडिंग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें आउटपुट के ऊपर या आउटकम के अंदर कौन सी चीज मिल रही है इन अ प्रोजेक्ट प्रपोजिशन, ठीक है। इट सीक्स टू आंसर 2 क्वेश्चंस, वेदर प्रोजेक्ट फुलफिल्स ऑल द conditions to take off and whether the performance score attributed to the project by the sponsoring system are optimal and realistic.
दैट मीन्स जो हम टारगेट कर रहे हैं क्या नंबर 1 वो फुलफिल करेगा उस पर्पस लॉजिक रैशनल ऑब्जेक्टिव को जिसके लिए हमने एस्टैब्लिश किया, और सेकंड अगर हम इसको एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो जो परफॉर्मेंस गोल्स हैं हमारे, जो टारगेटेड आउटकम्स हैं, क्या वो हम अचीव भी कर सकेंगे या नहीं. तो दीज हैव टू बी टेकन ऑन फॉरवर्ड. The project appraisals makes available data on the basis of which the decision makers can assign a project ranking to the project under considerations. That means कि baseline data जो आपका वहाँ पर होगा project से related वो define करेगा कि किस हद तक आपका project successful है, उसको कैसे आपने लेकर चलना है, उसमें क्या आपके questions आ रहे हैं, उसको कैसे आपने address करना है और वो किस हद तक successful हो सकता है. एग्जिस्टिंग डाटा जब आप ऑनगोइंग होंगे, वैल्यूएशन की तरफ जा रहे होंगे, मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग के प्रोसेसेस में होंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन बेसलाइन दैट. नाउ लुकिंग फॉरवर्ड, मैनेजमेंट सिस्टम आल्सो डेवलपमेंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन हैव अंडर कंसीडरेशन एट एनी जंक्शन ऑफ टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स. ठीक है जी, एक ही वक्त में एक प्रोजेक्ट नहीं चल रहा होता, मल्टीपल चल रहे होते हैं. तो वी हैव टू बेसलाइन कि जब ये तमाम प्रोजेक्ट्स मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर चल रहे हैं और उनको हमने बेसलाइन करना है, फॉरवर्ड लेकर चलना है, तो उनके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, फंडिंग, टाइमलाइन, मटेरियल, इक्विपमेंट, ये तमाम चीज़ें चाहिए होंगी. सो वी हैव टू मैनेज दैट. और इस वजह से हमारे पास क्लियर होना चाहिए वो पिक्चर जिसके अंदर रिसोर्स की डिप्लॉयमेंट हो रही है. रिसोर्सेज बीइंग लिमिटेड, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्लियर ऑल कैंडिडेट्स प्रोजेक्ट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन. हाउएवर, अट्रैक्टिव इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स मे बी अ चॉइस टू बी मेड. तो उसकी बेसिस पे हम चीज़ों को आगे फॉरवर्ड लेकर चलते हैं और उसको बेसलाइन करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं. प्रोजेक्ट अप्रेजल्स is in essence a scientific decision making aid. ठीक है जी, ये अप्रेजल जो है वो बेसिकली इवेल्युएट कर रहा है. अप्रेजल इस स्टेज के ऊपर है जब आपने प्लानिंग की है कि उसके अप्रेजल के अंदर आप क्रिटिक दे रहे हैं कि आया इसमें इतनी स्ट्रेंथ है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये वो तमाम इश्यूज को रिजॉल्व कर लेगा जो कि इस टाइम पे हम फेस कर रहे हैं या जिसकी वजह से एक प्रोजेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है. सो its strength lies in the adoption of the systems approach, use of mathematical tools and utilization of scientific methods for situation analysis. It makes the process of appraisal explicit, means कि available, easy to understand. Yeah, that's true. कि जो हमारा objective है, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स बेस्ड हैं, क्या वो हम अचीव भी कर पाएंगे या नहीं. इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ अप्रेजल एक्सप्लिसिट व्हिच कैन बी यूज्ड टू optimize decision makers with information which can be used to decision makers in the field of investment proposals के आया इस ऑप्शन को लेकर चला जाए या नहीं चला जाए. अच्छा, इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ रही है दैट इज टेक्निकल एस्पेक्ट्स. कोई भी प्रोजेक्ट आप लेते हैं तो उसके कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होंगे, कुछ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स होंगे, कुछ सोशल एस्पेक्ट्स होंगे, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे. अब इस चीज को थोड़ा सा अपने को समझने की जरूरत होगी. अगर एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है तो उसमें इंजीनियरिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के एस्पेक्ट्स आएंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट्स आएंगे. तो रिसर्च का प्रोजेक्ट है तो उसके अपने आएंगे. कुछ सोशल डोमेन का प्रोजेक्ट है, सोशल साइंसेस का प्रोजेक्ट है, रिसर्च का प्रोजेक्ट है, उनकी अपनी टेक्निकल जो एक्सपर्टाइज है वो आपके सामने आएगी, जिसको आपने एवेल्युएट करना होगा, जिसको आपने बेसलाइन करना होगा, जिसको आपने एस्टैब्लिश करना होगा और लेकर आगे चलना होगा. So it is concerned with the analysis of the input and output of the project. ये चीज ज़हन में रखिएगा. Before the implementation of a project, the technical requirements are determined to the utmost details. ये इस वजह से ज़रूरी होता है कि कहीं कोई ऐसी टेक्निकल रिक्वायरमेंट हम जो है वो रिव्यू ना कर रहे हों या मिस कर जाएं, जो कि एट द एंड ऑफ द टाइम आपको पता लगे कि हाँ जी उसकी वजह से कोई कंपोनेंट मिस हो गया. फॉर एग्जांपल, अगर एक एक्टिविटी है जिसमें आपने गाड़ी का टायर बदलना है, अच्छा गाड़ी मौजूद है, टायर मौजूद है, स्टेपनी मतलब जो बैकअप प्लान था वो मौजूद है, सारी चीजें मौजूद है, एट द एंड पता लगा जी वो जिसको हम आम है में वो पाना ही मौजूद नहीं है जिसके थ्रू आपने स्क्रू को खोलना था. तो दैट मींस वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो सकती. सो दोज आर द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स व्हिच हैव टू बी फुलफिल्ड. ह्यूमन रिसोर्स का ना मौजूद होना इज अ काइंड ऑफ अ रिक्वायरमेंट व्हिच हैज टू बी फुलफिल्ड. ठीक है, टाइम का मौजूद होना, फाइनेंशियल फंडिंग का मौजूद होना, रिसोर्सेज का मौजूद होना, interlinking activities का मौजूद होना, that all has to be there. This is critical function in the ultimate success of a project. Technical appraisal of a project seeks to ensure that possible alternatives have been adequately considered and that the correct technical solution is adopted. For example, जी जिस तरह से अभी ये क्लास हो रही है, अब एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है जिसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड किया गया, टीचर्स को ऑन बोर्ड किया गया, सिस्टम को डिफाइन किया गया, उसकी ट्रेनिंग दी गई और वो एग्जिस्टिंग है और हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं. ये सिचुएशन किस वजह से क्रिएट हुई कि जी हम यूनिवर्सिटी जो है वो डिसाइड करती है कि जी हमने ऑनलाइन चीज़ों को शिफ्ट करना है और उसकी बेसिस पे इसको लेकर चलना. सो वी हैव टू कम टू दिस फार टू इंश्योर कि हाँ जी इसके पहले अल्टरनेट चॉइसेस को हमने देखा और उसमें से जो बेस्ट सोल्यूशन, जो टेक्निकल सोल्यूशन हमारे पास आ रहे हैं, हम उसको चूज करें. So the technical analysis of the project often involves examination of the scale of project,
certain facilities, ठीक है जी, certain technical analysis of project often involves examination of the scale of the project. Certain facilities can work economically only on a large scale, and to establish such facility in a more restricted area, technical appraisal must take into account the appropriateness of location and layout of the project. ये तमाम उसकी डिटेल्स हैं जी. आई होप यू कैन गो थ्रू देम. इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं है. ये चीज़ ध्यान में रखिएगा एंड के ऊपर. द वर्क स्केड्यूल मस्ट टेक इनटू अकाउंट सीजनल और अदर वेरिएशंस, एंड द एनालिसिस ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द फैसिलिटी आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, ताकि उसकी बेसिस के ऊपर हम इस चीज़ को समझ सकें कि हमने जो आउटकम इस्टेब्लिश करनी है उसमें जो बेस्ट ऑप्शन थी टेक्निकली हम उसके लिए गए. सो इन ऑर्डर टू समराइज दिस थिंग, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जी. हम में से कितने हैं जी जिन लोगों ने कभी लाइफ में अपनी मर्जी से खुद जाके कोई नया मोबाइल खरीदा हो? अच्छा, जब आप ये खरीदने के लिए जाते हैं जो कोई भी सेल फोन, तो आप कुछ ना कुछ चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं. ब्रांड कौन सा है, कैमरा कितने पिक्सल्स का है, स्क्रीन कितने बड़े साइज की है. तो ऑल दीज आर टेक्निकल डिटेल्स. और देन यू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि हाँ, जो मेरा पर्पस है, जो अगर मैंने फर्स्ट करें जी साइट के ऊपर जाना है, तस्वीर लेनी है, रिकॉर्ड करना है, टेम्परेचर्स को चेक करना है, क्लाइमेटिक डाटा लेना है, तो उसके हिसाब से कौन सा सेल फोन होगा. तो इट कैन बी लाइक एन एक्सपेंसिव वन और इट कैन बी द अदर वन. तो इसके पर्सपेक्टिव में जब आप देखते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई सम टेक्निकल डिटेल्स. ठीक है जी, रैम कितनी है, मेमोरी कितनी है, स्क्रीन साइज कितना है, कैमरा कौन सा लगा हुआ है, 4G है या 5G है या 3G है, कौन सा है, कितनी सिम्स लग जाती हैं जी, कॉस्ट कितनी है. दीज आर ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट्स. कॉस्ट को अगर हम निकाल भी दें फॉर द टाइम, तो इनकी बेसिस के ऊपर आप डिफाइन करते हैं कि कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है. एग्जैक्टली जो हम टेक्निकल अप्रेजल की बात करें वो यही चीज़ है. इसकी बेसिस पे हम जस्टिफाई करते हैं कि टेक्निकली कौन सी चॉइस आपके लिए सबसे बेहतर है, कौन सी एक्सेसिबल है, किसकी वारंटी अच्छी है, कौन सा हमारा पर्पस को रिजॉल्व करेगा. कैम वन ऑफ द मेजर टेक्निकल एस्पेक्ट्स, रैम one of the major technical aspects, ROM one of the major technical specifications. बिल्कुल, that is the specifications, that is the detail. Technical specifications को आपने देखना होगा. That is how we develop the technical appraisal for any cell phone or any other product that we offer. इसके बाद आ जाते हैं जी managerial aspects. Analysis is crucial for the success of the project. There is no substitute for good management. Obviously, we need that. So most often, good management could make a poor project a success and vice versa. कि अगर अच्छी नहीं है तो एक बना बनाया अच्छा खासा जो टारगेटेड ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोजेक्ट है वो फेल हो सकता है. It is therefore essential that the ability and technical know-how of the available staff is examined and fair judgment is made whether they can administer the project or otherwise. आया जो टीम असाइन की जा रही है उनके पास टेक्निकल स्किल सेट है, मैनेजरियल स्किल सेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सेट है कि जो टास्क उनको दे रहे हैं वो कर भी सकेंगे या नहीं, प्रीवियस एक्सपीरियंस है उनका. It is perhaps the most difficult one part because it is an art based on personal experience and judgment. सीवी के अंदर तो हम लोग जिस तरह मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखते होंगे जी, बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, लेकिन उसी इंटरव्यू के अंदर अगर उसमें से 10 चीजों के बारे में डिटेल से पूछ लिया जाए तो पता लगता है उनमें से 5 का तो हमें पता ही नहीं है. ठीक है, so that is what the things have to be baseline. That is, it does happen. So one of the main difficulties arises from the limited concept of the role of management held by many. We have to baseline. We have to understand this human resource, क्योंकि मैनेजरियल स्किल सेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सेट है, ये ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर आएगा. टेक्निकल के अंदर हो सकता है इक्विपमेंट, मशीन्स, मटेरियल, डिटेल्स, वो इस किस्म की चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स है इन द फोकस. वी हैव टू बेसलाइन कि क्या वो इस चीज को केपेबल है कि वो मतलब जो भी टास्क हम उसको दे रहे हैं, लाइक मार्केटिंग, लेबर रिलेशंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, लाइक अदर्स, आर दे इवन एबल टू केटर फॉर दीज और नॉट. याद रखिएगा, शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस मैनेजर्स इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर पुअर रिजल्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग एफर्ट्स, जिसके अंदर अक्सर औकात प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं. अच्छा, इसके बाद जो थर्ड एस्पेक्ट है दैट इज द कमर्शियल एस्पेक्ट. अच्छा, बास प्रोजेक्ट्स के अंदर ये होता है जी, एक टर्मिनोलॉजी है जी, शायद आप लोगों ने सुनी हो, विच इज रेफर्ड टू एज CSR, जिसको आम फैम में हम लोग कहते हैं जी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, CSR. इसमें बेसिकली पर्पस ये होता है कि कॉर्पोरेशंस या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो क्योंकि सोसाइटी से अपना बिजनेस ले रहा होता है तो सोसाइटी को पे बैक भी करे. ठीक है, फैसिलिटेट तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे रिसर्च के अंदर हमने और ऑर्गेनाइजेशंस का सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल ठीक है जी, उसमें कंपोनेंट होता है फैसिलिटेशन ऑफ द पुअर, फैसिलिटेटिंग थ्रू प्रोवाइडिंग सम फैसिलिटी, या उनको ऑन बोर्ड कर लेना, उनको ट्रेनिंग दे देना. दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इट. ठीक है, ये एक पर्पसफुल तरीके से किया जाता है. There's always a reason behind that. The reason क्या होता है जी कि आप
सोशल नेटवर्क के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस भी प्रूव करें और साथ में पे बैक कर सकें. दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे होते हैं कॉर्पोरेशंस के, वो कमर्शियल एस्पेक्ट के ऊपर होते हैं कि वो उसने उसमें इन्वेस्ट किए कि अगर नेटवर्क, वो फॉर एग्जांपल मैं टेलीकॉम सेक्टर को देखता हूँ, वो पूरा नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, उसके थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कनेक्टिविटी की, कम्युनिकेशन की. तो वो जो हम उनके सर्विस को यूज करते हैं, वी पे फॉर दैट. ठीक है. तो दैट इज द कमर्शियल एस्पेक्ट. किसी भी प्रोजेक्ट का कमर्शियल एस्पेक्ट भी हमें देखने की जरूरत होती है कि एट द एंड ऑफ द डे वो हमें पे बैक क्या करेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता हूँ, डिजाइन करता हूँ, तो एट द एंड मुझे रेंट में या उस बिल्डिंग को बेचता हूँ तो मुझे क्या पे बैक मिलेगा. मेरी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ROI है, वो कैसी होगी, वो किस तरीके से मुझे पे बैक कर रही होगी. दैट इज अ वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट. The appraisal of project from the commercial point of view is of particular importance to revenue earning enterprises, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट इसलिए किया होता है प्रोजेक्ट्स के अंदर कि वो उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करें. The basic question here are whether adequate arrangements have been made for buying the material and services required to construct the facility and for obtaining required material, services and utilities, operate the facilities and market the outcome. कि आपके पास वो तमाम बेसलाइन फैक्टर्स जिसकी बेसिस पे आपने किसी चीज को एस्टैब्लिश करना मौजूद है, और अगर वो एस्टैब्लिश होती है तो क्या उसकी डिमांड या जरूरत भी मौजूद है. फॉर एग्जांपल कि अगर हम देखते हैं जी, बाज ऑर्गेनाइजेशंस में आज भी टाइपराइटर यूज हो रहा है, वेरी रेयर, वेरी फ्यू, बट अगर यूज हो रहा है तो आपका क्या ख्याल है, क्या वो इज इट लाइक अ फ्यूचर प्रोडक्ट जिसके ऊपर आज इन्वेस्ट करने की जरूरत है और उसको इवॉल्व करने की जरूरत है, या पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर इन्वेस्ट करने की और उसको इम्प्रूव करने की और उसको नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट रीजन और जनरेशन के पर्सपेक्टिव में लेकर चलने की जरूरत है. दैट मीन्स कि आप लोगों का जो डायरेक्शन है वो करंट टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव में फ्यूचर की तरफ देखने का है और उसको लेकर चलने का. दैट इज व्हाट इज द कमर्शियल एस्पेक्ट. क्या आप देखते हैं कि हाँ जी, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन उठ के कहती है कि जी हम दुनिया का सबसे बेस्ट टाइपराइटर बनाने जा रहे हैं, जबकि ऑलरेडी पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च हो चुका है, तो लोग क्वेश्चन करेंगे कि इसका कमर्शियल आउटकम क्या होगा. कुछ भी नहीं होगा. बहुत रेयर चांसेस है कि वो यूटिलाइज हो सके, कि वो इतना स्ट्रांग हो कि वो पीसी को रिप्लेस कर सके, क्योंकि वो नहीं होगा. So this aspect of project is related to the marketing of the outcome produced by the project, careful analysis of demand, identification of potential markets, mechanism of marketing. These are all important aspects जिसकी बेसिस पे हम देखते हैं कि commercially आया प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं. उसकी बेसिस के ऊपर नेक्स्ट जो आता है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं. अब इस जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं, इसमें हमने देखना होता है कि जी आया फाइनेंशियली हम इस हद तक स्ट्रांग हैं कि हम एस्टैब्लिश कर सके ग्राउंड फॉर द प्रोजेक्ट, और अगर वो ग्राउंड एस्टैब्लिश होती है तो उसकी बेसिस पे कहाँ तक हम इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं कि वो हमें आउटपुट दे जो कि हम टारगेट कर रहे हैं. इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कि जी हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी है कि हम ये प्रोजेक्ट इनिशिएट कर सकें. ज़रूरत तो है इस प्रोजेक्ट, लेकिन क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर क्रूशियल इन द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग्स दैट वेदर अ प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन. इतना बड़ा रेवेन्यू तो नहीं है उसका, या बजट तो नहीं है कि हम उसको स्टार्ट ही ना कर सकें. फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड एनालिसिस इंक्लूड द फाइनेंशियल इफेक्ट्स. कब इन्वेस्टमेंट होनी है, प्राइवेट सेक्टर कैसे कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर कैसे कर रहा है, कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये तमाम चीजें वहां पर होंगी. Appraisal of projects from a financial point of view also pertains primarily to the revenue producing projects. Focus उस पे होता है जी ज़्यादा. Two basic issues of concern over here. The first is whether or not sufficient funds are available for the construction of the project, and second, whether the enterprise will be able to meet all its financial obligations when it is in operations. कि हम बना तो लेंगे, क्या ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा, आउटकम देगा या नहीं देगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं. तो those are the financial aspects जिसको हमने बेसलाइन करना है. इसके बाद आ जाते हैं जी आपके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स. They are closely related to the financial aspects. In economic analysis, assessment is made to determine. अच्छा, financial aspects और economic aspects अक्सर औकात interrelatedly use होते हैं. Appraisal of economic aspect जो है हमारे पास आ रहा है benefit cost analysis है, ठीक है, of different technical solutions, कौन सा solution बेहतर है. तो इसके अंदर हम evaluation कर रहे होते हैं कि economic point of view से कौन सी चीज़ है, कौन सा option है, कौन सी choice है जो हमारे लिए best हो सकती है कि हमारे पास financial benefits exist करें. Then come social aspects. सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर आपने देखना होता है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये वाले एस्पेक्ट्स और सोसाइटी को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या इनहांस कर सकते हैं. अप्रेजल्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं जी. नंबर 1, क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट एनालिसिस डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ डाटा एंड फोरकास्ट मेड अबाउट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स. डाटा अगर आपका पुअर है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली आपका अप्रेजल जो है या जो लिमिटेशंस है वो बहुत बेसलाइन हो जाएगी. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फैक्टर कि अगर डाटा रिलायबल नहीं है जिसकी बेसिस पे आप डिसीजन कर रहे हो तो reliability of decision भी questionable हो जाती है. So in view of the uncertainty about future, it is impossible to quantify completely the risks
through sensitivity analysis, one way to examine strength of a project against future uncertainties. कि आप प्रिडिक्ट तो कर सकते हो कि जी फ्यूचर में इस चीज़ की ज़रूरत होगी, लेकिन किस हद तक होगी, किस हद तक सक्सेसफुल होगा, कैसे मैनेज होगा, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो उसको हमने बेसलाइन करना है, उसके हिसाब से चीज़ों को लेकर चलना है और उसको हमने समझना है कि ये हमारी लिमिटेशन है, हमने उसको कवर करना है। अनसर्टेनिटीज़ को कवर करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपके पास रिलायबल डाटा हो। अगर डाटा आपके पास रिलायबल नहीं है, दैट मीन्स कि आप स्टक अप हो सकते हैं। और जो प्रेडिक्टेबिलिटी है या जो आपका रिस्क का एनालिसिस है, उसके अंदर कई रिस्क ट्रिगर हो सकते हैं या आइडेंटिफाई नहीं होंगे जो बाद में आपके सामने आएंगे। The project analysis is a partial analysis where it is assumed that the project will not change the microeconomic variables जो होते हैं हमारे पास, लेकिन वो चेंज हो जाते हैं। गवर्नमेंट्स बदल जाती हैं, पॉलिसीज बदल जाते हैं, स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं, प्रोसीजर्स बदल जाते हैं, प्रोटोकॉल्स बदल जाते हैं, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। सो देयर इज अ लॉट व्हिच इज अनप्रेडिक्टेबल। तो वी हैव टू सी कि जी अप्रेजल्स के अंदर ये चीज़ें बाज़ औक़ात मिसिंग होती हैं। This useful device which benefits can be quantified, but we have to baseline कि जी बाज़ औक़ात quantifiable जो पैरामीटर्स होते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी वेरिएबल को स्टडी कर रहा हूँ, टेम्परेचर है, हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं आसानी से। ह्यूमिडिटी है, एक वैल्यू आ जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स है वो यूज़ हो सकते हैं, लेकिन यूज़र सेटिस्फैक्शन ये बाज़ औक़ात डिफ़िकल्ट है मैयर करना। पेन, एंग्जाइटी, रिस्पॉन्सिवनेस, इनको मैयर करना डिफिकल्ट है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स बाज़ औक़ात रिसर्च के आ जाते हैं जो कि अप्रेजल्स उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाता या अप्रेज नहीं कर पाता। द रीजन बीइंग दिस कि उसको क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट है। तो क्वांटिफाई की वजह से भी बाज़ औक़ात चीज़ें मिसिंग होती हैं। प्रोजेक्ट एनालिसिस इज यूजफुल व्हेन देयर इज डेफिनेट स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट्स। अगर ये नहीं है तो फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आपकी जो आउटकम है उसको आप कैसे बेसलाइन करोगे। क्वेश्चन है जी, मैं सोच रही थी कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन से लेकर प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग तक या स्टार्टिंग फेज से लेकर एग्जिट फेज तक सारा प्रोसीजर ही पेनफुल है प्लानर। सो इस प्रोसेस को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसको टारगेट करके आप एम करके, जिसको हम एक लफ्ज़ कहते हैं जी, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं पढ़ाता भी हूँ और इसको फॉलो भी करता हूँ, दैट इज परसेवेरेंस। या आपने पीछे जुड़ जाना होता है, पढ़ जाना होता है, छोड़ना नहीं होता। जब आप जुड़े रहते हैं तो चीज़ें अल्लाह मियां आसानी पैदा करते हैं, हो जाती है। जब तक आप जुड़ के नहीं रहते, प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट। आपकी डिग्री एक प्रोजेक्ट है जी एक तरह से। सो कैसे लेते हैं, आंखें बंद करके। इतना स्ट्रेस बहुत होता है जी, ये ज़हन में रखिएगा। प्रोजेक्टाइज वर्ल्ड में सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रेस का होता है। और आपके सामने है जी जो मेरा जिस किस्म का एक्सपोजर है और जिस किस्म का काम है, इस टाइम पे एक क्लास पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैंने एक और पढ़ानी है। मैं रात 9:30-10 बजे तक पढ़ा रहा होता हूँ। मल्टीपल डायमेंशन, मल्टीपल स्केल्स, मल्टीपल टाइप ऑफ लेवल्स और डिग्रीज को। तो आई नो देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बट अगर आप इस स्ट्रेस को स्ट्रेस समझ के परसीव करेंगे तो फिर वो स्ट्रेस ही बनेगा। और अगर आप इसको अपने, मतलब अगर आपका शौक नहीं है किसी प्रोजेक्ट के साथ, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका शौक है तो फिर आप मजे करो। आपने बेसलाइन इस चीज को करना है, शौक वाली चीज के ऊपर जाएं जी। मैं बड़े साफ अल्फाज में लोगों को समझाता हूँ। अगर आपका शौक है प्रोजेक्ट का तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। शौक नहीं है प्रोजेक्ट का तो फिर आप फंस जाओगे। प्रोजेक्ट्स में फिर ना जाएं आप। प्रोजेक्ट स्ट्रेसफुल होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं, जॉब अनसर्टेनिटी होती है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन पे बैक भी सबसे अच्छा यही करते हैं। 6 महीने साल के बाद आप अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड कर रहे होते हो। ऑपरेशंस वाले 10-10 साल के बाद भी अपग्रेड नहीं कर पाते। वो उसका पे बैक फिर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर, तो वो कहीं ना कहीं पर डैमेज करता है। स्ट्रेस बाज़ औक़ात आपकी सेहत पे इम्पैक्ट देता है, कैपेबिलिटीज पे इम्पैक्ट देता है। मैंने देखा जी स्ट्रेस अगर नहीं हो तो बाज़ औक़ात लोग काम नहीं कर पाते। स्ट्रेस के थ्रू वो खुद को इम्प्रूव करते हैं। मैंने तो खुद में यही देखा है जी। स्ट्रेस होता है तो फोकस्ड होकर आप काम कर रहे होते हैं कि इसको, इससे पहले कि ये इशू बने, मैंने इसको इशू नहीं बनने देना, इसको रिजॉल्व करना है। दैट इज द वे इट हैज टू बी टेकन। हाँ, फिर आपका सवाल बिल्कुल ठीक है जी, नींद कैसे आती है? नींद आती है जी। आप इस हद तक एग्जॉस्ट होते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि किस टाइम के ऊपर नींद आई है और कब दिन हो गया और कब आप वापस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड आजकल क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है और ये व्हाट्सएप और ये बाकी सारी चीज़ों की वजह से कई दफ़ा आप रात देर तक जो है वो प्रोजेक्ट के साथ एंगेज होते हैं और आपको उस पर कमिट करके चलना होता है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। प्रोजेक्टाइज वर्ल्ड इज नॉट एन ईजी प्लेस टू लिव। It is like a nightmare, but we are prepared for that nightmare. That is why we are here. So we have to see these parameters. इस पे गिव अप वाला चांस नहीं होता। इस पे एग्जामिन करें, एवेल्युएट करें, परसेवेरेंस के साथ, कमिटमेंट के साथ आप जुड़े। क्यों नहीं होंगे? प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक दफ़ा फेलियर होगा, 2 दफ़ा होगा, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी जी। मैंने खुद करके देखा है। मैं आज भी इसी चीज़ के ऊपर फॉलो कर रहा हूँ। सक्सेस फेलियर दे गो साइड बाय साइड। योर कमिटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। परसेवेरेंस के साथ, कमिटमेंट के साथ इनिशिएट करें, चीज़ों को लेकर आगे चलें, अल्लाह से तवक्कुल को बांध के रखें।
थिंग्स विल हैपन। अच्छा जी, साथ साथ अब हम अपने लेक्चर पे वापस आते हैं जिसमें प्रोजेक्ट फेलियर्स भी हमारे सामने आ रहे हैं जी। रीजंस, टाइम ओवररन वन ऑफ द मेजर रीजंस जी। जितना टाइम के अंदर वो करना था उतने में कंप्लीट नहीं हुआ तो वो पर्पस आपकी मिस हो गई। इट्स जस्ट लाइक मिसिंग अ ट्रेन और अ बस कि जी आपने जिस टर्मिनल पे पहुंचना था वहां पे आप लेट पहुंचे तो वो निकल चुकी थी। एग्जैक्टली सेम हैपेंस इन द प्रोजेक्ट्स कि अगर आपने फर्ज करें कोई प्रपोजल जमा करवाना था 10 दिन के अंदर और आप 12 दिन हो गए और आप नहीं जमा करवा सके, वो मिस हो गया। कॉस्ट ओवररन्स मींस कि आपने इनिशियल कॉस्ट जो है वो फॉर एक्स अमाउंट ऑफ मनी की लगाई थी, आपने कॉन्टीजेंसी के ऊपर लाइक 5% रखा हुआ था बैकअप के तौर पे। कंटीजेंसी यूज होने के बावजूद भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, डॉलर का रेट बढ़ गया, अनसर्टेनिटी हो गई, कोई इक्विपमेंट नहीं मिल रहा था। दोज काइंड ऑफ कॉस्ट ओवररन्स मे मेक अ प्रोजेक्ट फेस फेलियर। परफॉर्मेंस के फेलियर्स आ जाते हैं जी, जो आपने टारगेटेड आउटकम रखी हुई थी उतनी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आई, उसमें गैप्स आना शुरू हो गए। ठीक है, उसमें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस भी हो सकती है, इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस भी हो सकती है, मटेरियल की परफॉर्मेंस भी हो सकती है। आपने टेस्ट किया लेकिन उतना अच्छा आउटकम नहीं आया किसी भी लैब के अंदर अगर आप काम करें तो उस काइंड ऑफ स्टफ कैन बी देयर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर ओवर देयर एज वेल। ठीक है जी, दे आर मैटर्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसको हम फोर्स मेजोर कहते हैं जी। बारिश का हो जाना, जलजले का आ जाना, कैद पड़ जाना, पॉलिसीज का बदल जाना, स्टैंडर्ड्स का बदल जाना, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, मैटर विच आर बियॉन्ड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्केल। ठीक है जी, वो उसमें नेचर का हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल, ये पैरामीटर्स इसमें इम्पैक्ट लेते हैं। आउट ऑफ फिजिकल फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल कैलामिटीज, environmental deterioration caused by pollution or over exploitation या destruction। ठीक है जी, shortfalls आ सकते हैं, foreign aid, failure of infrastructure facilities, uncontrolled inflation, it will impact। ठीक है जी, failures उसकी वजह से भी होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होगी, deprioritize हो गया, politicize हो गया कोई प्रोजेक्ट, नेक्स्ट गवर्नमेंट आई तो उन्होंने रोक दिया। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हमारे सामने आ सकते हैं जो एक्सटर्नल होंगे, एनवायरमेंटल होंगे, जो हमारे बियॉन्ड होंगे जी। अप्रेजल्स की टेक्निक क्या होती है जी? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आ जाता है आपके पास, या बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस है, टोटल कितनी इन्वेस्ट आपने किया और उसके अगेंस्ट आपको वापस में कितना फायदा मिलेगा। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग दैट। डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट इज मेड इफ द बेनिफिट्स कैन रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन द कॉस्ट। ठीक है जी, आप अभी डिग्री कर रहे हैं, कंसिडरिंग दिस एज अ प्रोजेक्ट, तो आपको पता है कि जी आगे चल के आपको बेहतर जॉब मिल सकती है या इसके अगेंस्ट आपको कोई वो अलाउंस मिल सकता है या कोई ऐसी चीज़ है, तो आप अगर 10-15 साल वो अलाउंस अवेल कर रहे हैं तो जो ओवरऑल कॉस्ट थी डिग्री की वो उसमें पूरी हो जाती है। तो जो एफर्ट आप कर रहे हैं वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं, बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है, हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी होती है, एक अच्छे प्रोफाइल की अपॉर्चुनिटी होती है। इसी तरह फिर आ जाता है जी आपका IRR, जिसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच द नेट प्रेजेंट वर्थ ऑफ द नेट कैश फ्लो फॉर, जिसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉस्ट माइनस बेनिफिट फॉर ईच ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज जीरो। The internal rate of return presents the rate of discount at which the discounted present worth of benefits equal the discounted present worth of cost। कि आपका जो प्रोजेक्ट जो इनिशियल कॉस्ट ले रहा है वो पर ईयर कितने टाइम के अंदर उसको पे बैक कर रहा है, दैट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR जिसको हम लोग कहते हैं। कि अगर फर्स्ट करें इनिशियल फेज के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर आप कहते हैं जी उस पर एक्स अमाउंट या 10 मिलियन रुपीज लग रहे हैं, सेकंड फेज के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर उस पर हो सकता है जी वो 0.5 लग रहा हो, और उसके बाद थर्ड ईयर से वो ऑपरेशनल होगा तो वो किस तरह से आपको रिटर्न करेगा। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिफाइंस कि जी कितने टाइम के बाद वो आपको बेनिफिट्स देना शुरू करेगा। पर यूनिट कैपिटल कॉस्ट या एनुअल पर यूनिट कॉस्ट, ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जी। आप जो चीज बनाने जा रहे हैं पर यूनिट के हिसाब से उस पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, और सेकेंडली जब वो बिकता है तो उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा है। एनुअल पर यूनिट कॉस्ट जो है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, वो बेसलाइन करती है कि टोटल एनुअली आपने कितना इन्वेस्ट करना है और उसके अगेंस्ट एनुअली आपको कितना पे बैक मिल रहा है, इज ऑब्टेन्ड बाय डिटरमिनिंग सेपरेटली द कैपिटल रिकवरी फैक्टर। ठीक है जी, पे बैक कितना हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट आइटम एंड देन एडिंग देम अप, कि इनिशियल कॉस्ट, उसके बाद जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट, ये तमाम को बेसलाइन करने के बाद एनुअली आपको कितना पे बैक मिल रहा होगा, दैट विल बी देयर, कैन बी इवैल्यूएटेड। इसके बाद आ जाता है जी स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। ओके, इफ नो लेट्स मूव ऑन जी। हमारे पास इस स्टेज, कैन यू एक्सप्लेन थ्रेशोल्ड? ये तो जी अभी हमारे सामने है। थ्रेशोल्ड मींस लिमिट्स, लिमिट्स मींस कि कहाँ तक आप किसी चीज को स्ट्रेच कर सकते हैं, ये स्ट्रेच के लिए यूज होता है थ्रेशोल्ड। फॉर एग्जांपल जी जिस तरह से हमारे पास
बास एरियाज के अंदर 35 जो है वो टेम्परेचर जो है वो थ्रेशोल्ड की लिमिट है कि इससे अबव जाते हैं तो बाद अगर मशीनरी काम नहीं कर रही होती, दैट इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड मींस अपर एंड लोअर लिमिट्स, वो लिमिट्स जिसके अंदर रह के आपने काम करना है। तो प्रोजेक्ट का जब अप्रेजल आप कर रहे होते हैं तो थ्रेशोल्ड लिमिट्स को देखते हैं, डिजाइन अप्रेजल को देखते हैं, कॉस्ट बेनिफिट अप्रेजल्स को देखते हैं और इम्प्लीमेंटेशन प्लान अप्रेजल्स को देखते हैं। तो थ्रेशोल्ड इज बेसिकली लिमिट्स is taken to study the internal consistency and the external compatibility of the project undertaken. Only maximum limits नहीं जी, उसमें मिनिमम को भी देखते हैं, उसमें मिनिमम को भी देखेंगे। अपर एंड लोअर थ्रेशोल्ड में दोनों चीजें आ रही होती हैं, बोथ हैव टू बी देयर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के पर्सपेक्टिव में कंसिडरेशन आएगी आपकी। इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर टू आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स which the limitation of the project management system and the attributes of the project environment imposes on the feasibility prospects of a project। कि आप थ्रेशोल्ड के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि आपकी अपर एंड लोअर लिमिट जो पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम की है, क्या उसके अंदर रह के ये प्रोजेक्ट अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बिल्डिंग बनानी है, आपने कंस्ट्रक्ट करना है और उसको बाद में स्कूल में ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप ये देखते हैं कि जी जितनी कॉस्ट आ रही है उसके अगेंस्ट जो मेरा टोटल बजट है वो एक थ्रेशोल्ड की लिमिट है, मेरे पास इतनी अमाउंट ऑफ मनी है, क्या इसके अंदर ये बन भी सकता है या नहीं बन सकता। अच्छा, अगर ये उसमें नहीं बन सकता तो उसके पर्सपेक्टिव में मैं इसको रिड्यूस करता हूँ, इसको कवर करने के लिए देखता हूँ कि हाँ जी मैं क्या बनी बनाई किसी बिल्डिंग के अंदर चला जाता हूँ तो क्या वो थ्रेशोल्ड लिमिट्स के अंदर आ सकती है चीज या नहीं आ सकती, कि मैं इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करूँ, रिस्क भी लूँ और बाद में वो चले ना। दोज आर द अपर एंड द लोअर लिमिट्स, वी हैव टू सी बोथ ऑफ देम। ठीक है जी। द कंस्ट्रेंट्स आर द हर्डल्स और द थ्रेशोल्ड्स व्हिच अ प्रोजेक्ट विल हैव टू नेगोशिएट ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। So the threshold appraisal is concerned on the one hand with the identification of the thresholds के जी उनको बेसलाइन किया जाए। थ्रेशोल्ड्स में टाइम हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, स्कोप हो सकता है, रिस्क के थ्रेशोल्ड्स हो सकते हैं, प्रोक्योरमेंट के थ्रेशोल्ड्स हो सकते हैं, आपके पास प्लानिंग या स्केड्यूलिंग के, ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, नॉन ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, इन सब के थ्रेशोल्ड्स हो सकते हैं। इज कंसर्न्ड ऑन वन हैंड, ठीक है जी, एंड द अदर विद द इवैल्यूएशन ऑफ चांसेस व्हिच द प्रोजेक्ट विल हैव टू सक्सेसफुली कंप्लीट, कि क्या वहां पर ये थ्रेशोल्ड्स को हम मैनेज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। दिस इज योर ओवरऑल बुक जिसको कि हमने यूटिलाइज किया इस लेक्चर में। इसके बाद डिजाइन अप्रेजल आ जाता है जी। डिजाइन अप्रेजल, सॉरी जी वो अगले स्लाइड पे मैं चला गया था। डिजाइन अप्रेजल प्राइमरीली रिलेट्स विद द अप्रेजल के जो डिजाइन सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं। थर्ड इज कॉस्ट बेनिफिट अप्रेजल, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि जितनी कॉस्ट आ रही है उसके अगेंस्ट जो टारगेटेड ऑब्जेक्टिव, जो आपके क्राइटेरिया है, उसके जो आउटकम्स हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं, क्या वो अचीव भी हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। ये तीन बेसिक एनालिसिस अप्रेजल। इसके अगर ये तीनों ओके हो रहे हैं तो फिर आप चेक करते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्लान, जो स्केड्यूल आप बना रहे हैं, जो लाइन ऑफ एक्शन आप बना रहे हैं, क्या वो इस काबिल है कि आपके थ्रेशोल्ड लिमिट्स में रहते हुए एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड डिजाइन और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को फुलफिल कर सके। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये चार तरह के बेसिक अप्रेजल्स के हमारे पास कंपोनेंट बन रहे हैं। थ्रेशोल्ड मींस लिमिट बेस्ड, डिजाइन मींस सोल्यूशन बेस्ड, कॉस्ट बेनिफिट मींस इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट द बेनिफिट्स व्हिच विल बी देयर, एंड इम्प्लीमेंटेशन का जो सा आपके पास आ रहा है दैट विल डिफाइन कि आप जो चीज इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, जो स्केड्यूल बना रहे हो, जो सेट ऑफ एक्टिविटीज बना रहे हो, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दैट हैज टू बी देयर। पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए तो उसकी आउटपुट पर क्या कोई असर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। उसका रीजन ये होता है कि अगर फर्स्ट करें टाइम से पहले एक चीज कंप्लीट हो गई है तो आपको चेक करना पड़ता है क्वालिटी के ऊपर कहीं सेक्रीफाइस तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अगर एक प्रोसेस को कंप्लीट करना था और उसमें 3 दिन लगने थे और आपने 2 दिन में कंप्लीट किया, कोई कंपोनेंट बीच में से मिस तो नहीं हो गया, कोई फेक चीज तो नहीं आ गई। सो क्वालिटी कैन बी सेक्रीफाइस, वी हैव टू बेसलाइन दैट। जो क्वालिटी है उसको बेसलाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है जब टाइम से पहले कोई चीज खत्म हो जाए, फिर रिलायबिलिटी का या क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन जो है वो रेज हो जाता है। दैट हैज टू बी एड्रेस्ड।